जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास के माध्यम से फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है गति। और गति को हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे सर, क्योंकि ये पूरा क्लास एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसमें कि यदि आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हो, जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पूरे क्लास को हम बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को ज्यादा समय न लेते हुए मैं लेके आ गया हूँ साथियों मोशन यानी कि गति पर। तो सबसे पहले तो हमें इसका परिभाषा को समझना होगा कि गति होती क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों, गति क्या होती है कि जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पे सापेक्ष करना है आपको, निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है ना। स्थिति को क्या करती है, स्थिति में बदलाव लाती है, स्थिति को बदलती है, इसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि जब कोई वस्तु या कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव लाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सापेक्ष क्या बला है, ठीक है। तो सापेक्ष को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सापेक्ष क्या होता है साथियों, कोई ए बिंदु या कोई एक ए बिंदु या फिर कोई बी बिंदु के मध्य के बीच की दूरी, या हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य में जो संबंध को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो संबंध को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष कहते हैं। और आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत ही डिटेल से सापेक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। बस इस क्लास में आपको यही याद रखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो संबंध को प्रदर्शित करेगा, उसे हम कहते हैं सापेक्ष। और इस सापेक्ष शब्द को हम बार बार इस क्लास में उपयोग करेंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या होता है। सो गति के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल या एक उदाहरण लेके आया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो, एक बालक है जो कि इस पेड़ के रास्ते से, है ना, यहाँ इस पेड़ के रास्ते से क्या कहा जा रहा है, स्कूल की ओर बढ़ रहा है। और ये स्कूल की ओर बढ़ते बढ़ते यह जो बालक है कहा, स्कूल तक पहुंच गया है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बालक है ना, ये जो बालक है पहले इस पेड़ के पास से चल रहा था और यहाँ पे चलते चलते कहाँ तक आ गया है, इस स्कूल तक आ गया है। तो इस पेड़ और इस स्कूल के मध्य में जो परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, या इस पेड़ और इस स्कूल के मध्य का जो संबंध को यदि प्रदर्शित करना है, तो कहेंगे सापेक्ष कहेंगे, ठीक है। अब यदि मैं इसी को गति के आधार पर देखूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ये बालक ये इस पेड़ से होता हुआ जा रहा था और इस पेड़ से चलते चलते ये इस स्कूल तक जा पहुंचा है ना। तो इसके द्वारा इस स्थान से यहाँ तक का जो परिवर्तन आया है, पहले बालक इस पेड़ के समीप में था, लेकिन अब यहाँ पे इस पेड़ के समीप में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पहुंच गया है, स्कूल के पास पहुंच गया है। तो यहाँ पे इसने जो स्थान में परिवर्तन लाया है ना, इसके द्वारा चला गया जो दूरी है, या इसके द्वारा जो स्थान में परिवर्तन हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको यह समझ में आ गया। या फिर आप आपके दैनिक जीवन में हम गति का हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि आप कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो, तो भी वहां पे क्या होता है, गति उपयोग में आ रहा है ना। वहां पे भी आप गति का उपयोग कर रहे हो। या फिर आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे दौड़ते हुए जा रहे हो, तो भी आप गति का उपयोग कर रहे हो, है ना। तो हम गति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाने का प्रयास भी किया, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि गति होता क्या है, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे हम नजर डालते हैं सापेक्ष की, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा है कि हम इस क्लास में सापेक्ष को बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। सो ये सापेक्ष क्या है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बालक था इस पेड़ के समीप से चलना इसने स्टार्ट किया, अपने स्कूल की ओर जा रहा था, स्कूल की ओर चलते चलते यह जो बालक है कहा, स्कूल तक जा पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पे परिवर्तन किसने किया है, बालक ने किया है ना, क्या उसके जगह में परिवर्तन लाया है। लेकिन आप इस पेड़ को देख पा रहे होंगे कि पेड़ पहले भी वही था और अभी भी वही है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इस बालक के सापेक्ष, है ना, इस बालक के सापेक्ष पेड़ कहते हैं किस अवस्था में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा विराम अवस्था में। किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। यहाँ पे पेड़ गति नहीं कर रहा है, गति कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बालक गति कर रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस बालक के सापेक्ष पौधा जो है, ये पेड़ किस अवस्था में है, ये तो आपको याद रखना है विराम अवस्था में, ठीक है। यदि मैं यहीं पे कहूं कि इस पौधे के सापेक्ष इस बालक की स्थिति कैसी है, तो इस बालक की स्थिति आपको याद रखना है कैसी है, गति अवस्था में है ना, गतिशील अवस्था में है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस पेड़ से स्कूल तक का जो सफर किया है, उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन लाया है, इसे हम क्या कहेंगे, इसीलिए इसे हम गति मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में गति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हम चर्चा कर लेंगे, जिसमें कि गति के अलग अलग प्रकार के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें कि पहला जो प्रकार
देखने को मिल रहा होगा जो है रैखिक गति, जिसे हम क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जब कोई पेन एक सीधी रेखा में चलती है या सीधी रेखा में गमन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस स्कूल से एक कार चल रही है ना, इस स्कूल से एक कार अपने जो है एक घर की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार कैसे चल रही है, एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में गति कर रही है। उस गति को हम क्या कहेंगे, उस गति को कहा जाता है रैखिक गति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं साथियों एग्जाम्पल से, उदाहरण से बनते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना ही आपसे परिभाषा पूछते हैं और ना ही ज्यादा फैक्ट पूछते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यदि क्वेश्चन बनते हैं तो वो बनते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो इनके कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला उदाहरण जो मैंने यहाँ पे लिया है, सीधी रेखा में चलती कार। ठीक है, सीधी रेखा में चलती कार में किस गति के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा रैखिक गति के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट अगला, सेना का जो परेड होता है, सेना की जो परेड होती है वो भी कैसे, सीधी अवस्था में यानी कि सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है, so ये सेकंड उदाहरण होगा। इसके बाद में थर्ड उदाहरण आपको याद रखना कि जब कोई वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, जैसे कि आपको पता है कि कोई फल पौधा है और उस पौधे का जो कोई फल गिर रहा है तो वो कैसे गिर रहा है, यहाँ पे सीधी अवस्था में गिरेगा है। तो जब वो सीधी अवस्था में गिरेगा तो उसको वो किस गति के अंतर्गत आएगा, रैखिक गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, यानी कि इसकी गति को नहीं हवा रोके या फिर अन्य कोई वस्तु ना रोके, तो वो कैसे अवस्था में होगा, सीधी रेखा में होगा, है, जिसे हम क्या कहेंगे, रैखिक गति के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला एग्जांपल आपको याद रखना है, पेड़ से गिरता हुआ फल, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला एक रेलगाड़ी जो कि सीधी पटरी पर चल रही है, वो भी किस अवस्था में आएगी या किस गति के अंतर्गत हम मानेंगे, वो होगा रैखिक गति। ठीक है, और इसके बाद में ऊपर और नीचे उठना, आपने लिफ्ट को देखा होगा, जो लिफ्ट सीधे ऊपर की ओर जाता है, फिर पुनः फिर से नीचे की ओर आता है, पुनः फिर से ऊपर की ओर जाता है, तो वो किस गति के अंतर्गत आएगा, वो रैखिक गति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब वो ऊपर जाता है तो वो कैसे एक सीधी रेखा में जाता है ना, और जब नीचे आता है तो भी वो सीधी रेखा में ही आता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि रैखिक गति के उदाहरण है, इनको याद रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो है रॉकेट का लॉन्च होना। तो जब भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो वो किस गति में जाता है, वो जाता है साथियों किस गति में, रैखिक गति में, है ना, एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, सो ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो गति यानी कि गति का जो उदाहरण बताया था मैंने, सेना, यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करते हैं ये लोग। उसके बाद में कोई फल, यदि पौधे से कोई फल गिर रहा है तो वो किस अवस्था में किस रेखा गति में गिरेगा, वो सीधी रेखा में गिरेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रेन, एक सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन भी किस रैखिक गति के अंतर्गत ही आएगा। और नेक्स्ट अगला जो उदाहरण मैंने आपको बताया था क्या, कि किसी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो वो किस गति के अंतर्गत जाता है, तो रैखिक गति के अंतर्गत आगे गमन करता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गति आता है, जिसे हम कहते हैं वृत्तीय गति, है ना, जिसे कहा जाता है वृत्तीय गति कहा जाता है। अब वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति वह गति होता है जो एक वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु की गति के द्वारा गमन करता है, सो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब कोई पेड़ किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है तब उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक जो कि इस प्रकार से जो झूला आप देख पाते होंगे, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, मेले में देखने को मिलता है ना, ये कैसा इस बिंदु के सापेक्ष यानी इस बिंदु के चारों ओर घूम रहा है ना, इस बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार गति से घूम रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा कैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगाता है, तो वो भी किस गति के अंतर्गत आएगा, वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी जो होता है ना, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो भी किस गति के अंतर्गत आएगा, वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जो दो महत्वपूर्ण जो उदाहरण जो मैंने यहाँ पे लाया है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देखते हो पंखा। सो पंखा क्या होता है, मोटर के चारों ओर, है ना, पंख की जो पंखुड़ियां जो होती है, ये हम कह सकते हैं उनके जो ब्लेड होते हैं ना, या पंखुड़ियां जो होती है ना, उस जो मोटर के चारों ओर घूमती है, वो भी किस गति के अंतर्गत आएंगे, so वो भी किस गति के अंतर्गत आएंगे, आपको याद रखना है वृत्तीय गति के अंतर्गत आने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मोटर लगा हुआ है और इस मोटर के चारों ओर ये जो पंखुड़ियां है, इसके चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, वो किस गति के अंतर्गत आएंगे, तो वृत्तीय गति के अंतर्गत आने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया था जो कि पृथ्वी और चंद्रमा का, इस पृथ्वी के चारों ओर है, इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, परिक्रमा करता है, तो ये भी किस गति के अंतर्गत आएगा, तो ये भी वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, या फिर
नेक्स्ट अगला मैंने यहाँ पे उदाहरण बताया था, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी किस गति के अंतर्गत आता है, तो वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल उदाहरण है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगला जो गति है वो है घूर्णन गति। ठीक है, तो घूर्णन गति क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वृत्तीय गति और घूर्णन गति में कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं घूर्णन गति क्या होता है। तो घूर्णन गति में आपको याद रखना चाहिए कि यदि कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है, निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। या मैं यह कह सकता हूं कि यदि कोई पेड़ एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष या निश्चित बिंदु के चारों ओर, है ना, निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसके पहले उदाहरण बता दूं मैं आपको। अब यहाँ पे आप जो है घूर्णन गति हो या फिर वृत्तीय गति हो, उनमें लगभग कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आप देखने को मिलेगा आपको। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, या फिर जो है नेक्स्ट अगला आप देख पाओगे चंद्रमा जो अपनी दूरी पर घूमती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है वृत्तीय गति में भी और घूर्णन गति में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों का अंतर यदि आप देखोगे, दोनों के जो उदाहरण है कहीं ना कहीं आपको इनके उदाहरण अलग देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पाते होंगे, घूर्णन गति में क्या होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ना कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो किसके उदाहरण, इसका उदाहरण आएगा, तो वो आएगा वृत्तीय गति का उदाहरण, है ना। या फिर जब क्वेश्चन, जब उदाहरण ये पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी अपने धुरी या अपने अक्ष पर घूमती है, घूम रही है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा घूर्णन गति के अंतर्गत। ठीक है, या फिर आप नेक्स्ट देख पाओगे लट्टू, जो लट्टू कैसा घूमता है, अपने निश्चित अक्ष पर या एक निश्चित बिंदु पर घूमता है ना। तो उससे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे पवन चक्की, है ना। तो ये पंखुड़ियां जो है ना अपने एक निश्चित बिंदु में जो है घूम रही है ना, तो वो क्या कहलाता है, पवन चक्की भी किसके अंतर्गत आएगा, घूर्णन गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में कार का पहिया जो कि स्वयं घूमता है अपने निश्चित बिंदु पर, वो भी क्या कहलाता है, घूर्णन गति के अंतर्गत से मानते हैं। नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो है दरवाजा। जब आप दरवाजा खोलते हो तो वो कैसा एक यानी कि घूर्णन गति के माध्यम से क्या करता है, वो खुलता है या बंद होता है, उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे और इनको यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास भी किया, वो चाहे पवन चक्की हो या लट्टू हो या फिर पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पर घूमना, ये सब इसके उदाहरण आते हैं। सो घूर्णन गति के उदाहरण, या फिर कब्जा हो जो कि जब इसे खोलते हैं तो ये घूर्णन गति के माध्यम से बंद होता है या खुलता है, या फिर कोई कार का चक्का हो। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो कि आपको घूर्णन गति के उदाहरण याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो गति बताती हूँ और वो गति है आवर्त गति। ठीक है, सो आवर्त गति क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। सो आवर्त गति क्या होता है, वह गति जो समय के समान अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है। मैंने क्या कहा कि आवर्त गति क्या होता है भाई, वह गति होता है जो समय के समान अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। या ये कह सकते हो कि वह गति जो समय के समान अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, पेंडुलम घड़ी। तो ये क्या करता है, अपने एक निश्चित समय के अंतराल पर पुनः वो अपनी स्थिति को दोहराता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। या फिर आप देखते होंगे झूला, जब कोई झूला झूलता है ना, तो वो एक निश्चित समय में पुनः फिर से वही स्थिति को दोहराता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यही उदाहरण, लगभग यही उदाहरण आपने कहाँ देखा था, तो वो देखा था घूर्णन गति में, जो कि घूर्णन गति में था कि पृथ्वी अपने स्वयं के अक्ष पर घूम रही है, तो वो कहलाता है घूर्णन गति। जबकि इसी में मैंने यहाँ पे कहा था क्या, कि यदि कोई वृत्तीय गति में क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो क्या कहते हैं, कौन सी गति होगी, वृत्तीय गति होगी। जबकि यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे आपको आगे लेके चलता हूँ, जिसमें कि आवर्त गति में सेकंड उदाहरण हम देख पा रहे थे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना भी क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। क्योंकि जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसे हम मान लेते हैं सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है, तो इसके चारों ओर घूमने का जो समय होता है ना, वो निश्चित होता है ना, निश्चित होता है। जो जिस वर्ष, या कह सकते हैं कि इस वर्ष सूर्य को, सॉरी इस वर्ष पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में जितने दिन लगे हैं, उतने ही दिन अगले वर्ष भी लगने वाले हैं। तो ये हर वर्ष, हम कह सकते हैं कि हर वर्ष अपने जो स्थिति को दोहराती है। इसीलिए आप कहते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना भी आवर्त गति का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस परिभाषा के आधार पर यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला
आप सिलाई मशीन को देखते हो तो सिलाई मशीन की जो सुई होती है ना, वो पुनः फिर से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो वो अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है, समान समय अंतराल में दोहराती है। तो उससे हम क्या कहेंगे, आवर्त गति के अंतर्गत बोलते हैं। या फिर गिटार का जो तार होता है वो भी किस गति के अंतर्गत आता है, आवर्त गति के अंतर्गत आता है। या फिर एक उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको बताया था, घड़ी घड़ी का जो पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है वो, ठीक है। इसके बाद में हाथी का जो कान का फड़फड़ाना भी किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आवर्त गति के अंतर्गत, ठीक है। और यही उदाहरण मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, वो चाहे झूला हो। सो जब झूला जाता है ना, जब झूला झूला जाता है तो ये एक निश्चित समय अंतराल पर पुनः फिर से अपने आप को दोहराती है, उसे हम कहते हैं आवर्त गति। वो चाहे गिटार हो या फिर पेंडुलम घड़ी हो या फिर सुई सॉरी सिलाई मशीन हो या फिर हाथी का कान का फड़फड़ाना हो, ठीक है। वो किस गति के अंतर्गत आएगा, तो वो आपको याद रखना है आवर्त गति के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे साथियों, जो कि आपको गति के महत्वपूर्ण उदाहरण आपको याद रखना है और गति को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि गति क्या होता है, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। और साइंस की सभी क्लासेस यदि आपको देखना है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहां से जाकर आप पूरे पूरे क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके पुनः फिर से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप कोई मोटिवेशन वीडियो सुनना चाहते हो, अपने आप को कभी दुखी महसूस करते हो या अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो और आपको एक ऐसा एनर्जी चाहिए, तो आप इस चैनल में जा सकते हो।